हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 9 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। ईपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, जिसमें आप अपने एडुकेटर के साथ एंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको अपने पीटी और मेंस को टेस्ट करने का अवसर मिलता है। और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक एनालिटिकल सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी में प्रश्नों को कैसे हल करें और मुख्य परीक्षा में कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करें, किस तरीके से करें, ये आपको बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पा जाएंगे। तो 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में और 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 74,500 का और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 1,15,750 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 67,050 और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 1,04,175 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप अनअकैडमी के कम्बो पैक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप प्लस कोर्स, ऑप्शनल पेपर और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 88,705 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 1,31,510 में। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त कर जाएंगे। इसी प्रकार यदि दोनों आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अर्थात जीएस का भी और ऑप्शनल पेपर का, तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 70,103 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 99,680 में। लेकिन मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करने पर आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट को प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार आप अनअकैडमी के द्वारा शुरू किए जा रहे 18 फरवरी से किसी भी बैचेज का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप 2021 के लिए कर रहे हैं तो, यदि आप 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या 23 के लिए कर रहे हैं तो इन सब के लिए बैचेज की शुरुआत की जा रही है। और प्रीलिम्स आधारित जो है सो एनसीईआरटी की बैचेज भी है। आप इसमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेकर अपने घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बाट है ये 28 फरवरी को है। इसकी टाइमिंग 11 AM है। आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करके इसमें इनरोल करें। और जब इनरोल करेंगे तो चूंकि इसमें पूरे देश के आईएएस एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो देश के स्तर पर आपको अपने प्रिपरेशन को जज करने का अवसर मिलेगा और फिर कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेज भी आप इसमें जीत सकते हैं। और अनअकैडमी का जो नेक्स्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है वो 20 और 21 फरवरी को आयोजन हो रहा है।
ये आप इसमें रजिस्टर करें अपने आप को, और देश के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक विश्लेषक, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविटिस्ट, इन सब से आपको रूबरू होने का अवसर मिलेगा कि प्रशासन के क्षेत्र में क्या चुनौतियां होती है, किस तरीके से उनको टैकल करना चाहिए, आपको कैसे यूपीएससी क्रैक करना है। ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाती है। आप जरूर इसको ज्वाइन करें और अपनी सफलता में एक कदम आगे बढ़ाएं। तो आइए, आप सभी का आधुनिक भारत के इस सीरीज में स्वागत है। और आधुनिक भारत के इस सीरीज में हम लोग जिस टॉपिक पर अभी चर्चा कर रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस पर? इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चलन है, भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चलन है, भारत में उपनिवेशवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण यानी कि फाइनल, हमने कल सिलेबस भी बताया था कि जो ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास है उसमें हम लोग किस किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो मैंने आपको बताया था। और उसमें से पहले टॉपिक पर हमने चर्चा शुरू की थी। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण के बारे में कल मैंने जो चर्चा किया था, तो हल्का सा आज टॉपिक के को एग्जिस्टेंस के लिए हम थोड़े से उस टॉपिक पर चले जाते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि अभी तक इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण में हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया है वो हमें एक बार संक्षिप्त में पॉइंट आउट कर लेना है। तो इसमें कल सबसे पहले आपने समझा कि उपनिवेशवाद क्या होता है। इसके बारे में सबसे पहले आपने समझा कि उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद के बाद एक नव कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि नव उपनिवेशवाद क्या है वो, और पुराने उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद से किस प्रकार से डिफरेंसेस रखता है वो निवेशवाद। और फिर आपको बताया था कि कैसे साम्राज्यवाद की क्या अवधारणा है। ये तीन कॉन्सेप्चुअल चीजों पर कल मैंने जिक्र किया था। और इसके बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण जो है, इस प्रथम चरण की क्या विशेषता होती है और किस तरीके से होती है उस पर हमने चर्चा किया था। तो भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था। तो जो इसका प्रथम चरण है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, उसका समय कब से कब बताया था? तो 1757 से लेके जो 1813 तक का समय है, ये प्रथम चरण है। और इस प्रथम चरण को हम लोग एक टर्म से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वणिकवाद का चरण, या इसको हम लोग वाणिज्यवाद भी कहते हैं, वणिकवाद का चरण कहते हैं। दूसरा जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण है, तो दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का है वो बेसिकली क्या है? तो ये 1813 से लेके 1860 या 57 तक आप ले सकते हैं। यहाँ तक का जो समय है इसको हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं। और यह जो द्वितीय चरण है इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली टर्म में मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं, मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं ये। और जो तीसरा चरण है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत में, जो थर्ड फेज है, अर्थात जो तीसरा चरण है वो कब से कब तक हो जाएगा? तो 1860 से लेके यानी कि टिल 1947 तक, आज़ादी तक का जो है, इसको हम लोग कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं। वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं, फिनेंशियल कैपिटलिज्म कहते हैं, वित्तीय पूंजीवाद कहते हैं। ये 3 चरण है। तो कल हमने प्रथम चरण पर चर्चा कर लिया था कि वणिकवाद क्या है, तो इसकी क्या विशेषता है, इस चरण में अंग्रेजों ने भारत में क्या क्या किया था वो मैंने आपको बता दिया है। तो जो इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर से समझने के लिए पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो आपको उपनिवेशवाद की समझ आ जाएगी, नव उपनिवेशवाद की समझ आ जाएगी, पुराने उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद से किस मायने में डिफरेंस है ये आप समझ जाएंगे। फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की अवधारणा को आप समझ पाएंगे, और तब प्रथम चरण देख लेंगे तो आपका दूसरे से रिलिंक हो जाएगा। लेकिन आपको ये वीडियो भी समझने में कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक सेक्शन बताऊंगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो द्वितीय चरण और तृतीय चरण का भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का फेज है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण है इसको कैसे समझा जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, और ये जो द्वितीय चरण है बेसिकली कब से कब तक है? तो यह चरण जो है 1813 से लेके जो 1860 तक का चरण है इसको हम लोग द्वितीय चरण कहते हैं।
और इस चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इस चरण को जाना जाता है मुक्त व्यापार की नीति के नाम से जाना जाता है। मुक्त व्यापार की नीति का चरण, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति का चरण कहते हैं। तो इसमें जो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि वणिकवाद से मुक्त व्यापार की ओर प्रवेश करने वाला कारण क्या था? किस कारण से उपनिवेशवाद मुक्त व्यापार से वणिकवाद से मुक्त व्यापार की ओर चला था? फिर इस चरण की जो प्रमुख विशेषता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चरण की प्रमुख विशेषता, जो सेकंड फेज है, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? और प्रमुख विशेषता पर चर्चा करने के बाद द्वितीय चरण का हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या निष्कर्ष है, किस तरीके से। तो हम लोग जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को समझे हैं, जो वणिकवाद का चरण है, तो यह जो द्वितीय फेज में पहुंचता है यानी मुक्त व्यापार की नीति में, इसके पीछे दो कारण, प्रमुख रूप से दो कारणों के तहत या दो शीर्षक के तहत इसको समझा जा सकता है। एक, हम इसके कारण को समझ सकते हैं कि जो ब्रिटेन की आंतरिक दशा थी वो इसका मूल कारण था। ब्रिटेन की जो आंतरिक दशा थी यह इसका मूल कारण था, जो उपनिवेशवाद वणिकवाद से मुक्त व्यापार की नीति में पहुंचता है। और इसके लिए कुछ भारतीय परिस्थितियां भी उत्तरदायी थी, कुछ भारतीय परिस्थितियां भी उत्तरदायी थी, ये ध्यान में रखेंगे, कुछ भारतीय परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो इन दो कारकों का सम्मिलित परिणाम था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में वणिकवाद के फेज से मुक्त व्यापार की नीति में पहुंचा था। तो ब्रिटेन की आंतरिक दशा का क्या परिणाम था? तो इस मुक्त व्यापार की नीति में बढ़ने का सबसे पहला कारण था कि इस समय तक ब्रिटेन में क्या था कि जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उस औद्योगिक क्रांति का ये महत्वपूर्ण आउटपुट था। अब उपनिवेशवाद को वणिकवाद से मुक्त व्यापार में पहुंचना चाहिए। इस औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में क्या हुआ था? तो सबसे पहला था कि अब 1760 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो इस औद्योगिक क्रांति का एक्चुअल लाभ अब मिलना इनको शुरू हो गया था। तो इस औद्योगिक क्रांति के लिए ब्रिटेन को क्या चाहिए? अपने यहाँ के उद्योगों के फलने फूलने के लिए क्या चाहिए? कच्चे माल चाहिए। तो ये कच्चा माल, ब्रिटेन तो एक द्वीपीय देश है, छोटा सा एरिया, वहां पर तो कच्चा माल था नहीं। तो ये कच्चा माल उपलब्ध कहाँ से होगा? तो उपनिवेश से उपलब्ध होगा। एक, ना केवल ब्रिटिश उद्योग को कच्चा माल चाहिए बल्कि इसको क्या चाहिए? बाजार भी चाहिए, कि जो ब्रिटिश उद्योग लंकाशायर और मैनचेस्टर के जो उद्योग हैं वो जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसके लिए मार्केट भी चाहिए। फिर वही बात कि ब्रिटेन का अपना घरेलू मार्केट बहुत छोटा है, क्योंकि अभी उसकी जनसंख्या जब बहुत नहीं है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में वो अपने आप में कितना छोटा बाजार था। तो सबसे पहला कारण था औद्योगिक क्रांति का परिणाम ब्रिटेन में अब आना शुरू हो चुका था। वहां के लंकाशायर, मैनचेस्टर, बोस्टन के उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था, और उस कच्चे माल से जो तैयार माल प्राप्त होगा उसके लिए बाजार चाहिए था। चूंकि अब प्रश्न आप ये उठा सकते हैं कि क्यों ऐसा? तो चूंकि ब्रिटेन का जो अपना द्वीपीय देश है वो, तो ब्रिटेन जो बिल्कुल एक द्वीपीय देश है, जब आप देखेंगे तो वो कहाँ पर है? तो ब्रिटेन अटलांटिक में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ पर आ जाएंगे तो ये इस तरीके से हमें यूरोप का नक्शा मिलता है। ये हो जाएगा यहाँ पर यूरोप, और यहाँ पर ब्रिटेन एक आइलैंडिक कंट्री के रूप में हो जाएगा, ये ब्रिटेन हो जाएगा। एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका अपना घरेलू बाजार काफी छोटा है। कच्चे माल की कमी, हालांकि यहाँ लोहा और कोयला थोड़ी बहुत मात्रा में है, लेकिन अन्य कच्चे माल की कमी है। इसके कारण इसको क्या चाहिए था? ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां से कच्चा माल भी मिले, बाजार भी मिले, और इस दृष्टिकोण से भारत महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत की बृहद जनसंख्या उस समय भी एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध कराती, उपभोक्ता बाजार, और फिर यहाँ से कच्चे माल की जो भरमार थी वो ब्रिटेन की ओर जाता। ये था एक पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि इस औद्योगिक क्रांति के कारण क्या था कि ब्रिटेन की जो जनसंख्या है ये काफी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई थी। जननांकीय क्रांति के दौर से ब्रिटेन गुजर चुका था, और इसीलिए औद्योगिक क्रांति के बाद 1790 के दशक में माल्थस को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक थ्योरी लाना पड़ा, जिसको माल्थस का हम लोग जनसंख्या पॉपुलेशन थ्योरी कहते हैं। तो ब्रिटेन में क्या था कि जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, और जननांकीय क्रांति न केवल वृद्धि हो रही थी बल्कि ब्रिटेन जननांकीय क्रांति के दौर से गुजर चुका था और जनसंख्या बढ़ी थी।
तो जाहिर सी बात है कि इस जनसंख्या के लिए क्या चाहिए, खाद्यान्न भी चाहिए, बिना खाद्यान्न के तो हो नहीं सकता है, खाद्यान्न चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है जहाँ पर कृषि भूमि की बहुत कमी है और जो भी था वो उपयोग में आ चुका था, तो खाद्यान्न चाहिए। ये खाद्यान्न कहाँ से आएगा ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ये प्राप्त करेगा अपने उपनिवेश से, और इसके लिए भारत फिर एक महत्वपूर्ण जगह बन रहा था जहाँ की बृहद भौगोलिक एरिया खाद्यान्न उत्पादन देकर ब्रिटेन को निर्यात किया जा सकता था। तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए क्या था कि ब्रिटेन को खाद्यान्न की आवश्यकता थी, और वो खाद्यान्न क्या था कि भारत से वो ले जा सकता था। तीसरा क्या था इसके पीछे लॉजिक, कि ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार था, ये व्यापार क्या था कि कुछ सीमित लोगों तक था। ब्रिटेन में क्या था, कुछ सीमित लोगों तक व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और कुछ सीमित लोगों तक जो था, तो जिन लोगों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार सीमित था, वो लोग क्या था कि भारत से व्यापार करके काफी धनवान हो चुके थे, भारत से व्यापार करके काफी धनवान हो चुके थे, क्योंकि भारत को जो उन्होंने वणिकवाद के दौर और उससे पहले भी जो लूटा था वेतन के रूप में और अन्य कई तरीके से, तो वो जो यहाँ से जाने वाले थे, कहा जाता था कि ब्रिटेन के लोग मार्ग के पंछी के समान आते थे और रातों रात यहाँ से धनवान होकर धन संपदा लेकर चले जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था वो क्या था, कुछ सीमित वर्ग के लोगों के साथ था, और जो वर्ग भारत के साथ व्यापार कर रहा था कंपनी के अधीन, वो ब्रिटेन में काफी धनवान हो चुका था। अब ब्रिटिश जनता का संसद पर यह दबाव, एक लॉबी ब्रिटिश संसद में बन चुका था उस समय, ब्रिटिश संसद में एक लॉबी बन चुका था कि भारत का जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया जाए, ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया जाए। ये अब वहां पर संसद में एक लॉबी चल रहा था कि ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया जाए, ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया जाए, भारत का दरवाजा खोल दिया जाए। ये कहाँ पर बात चल रही थी, तो ब्रिटेन में। कल भी मैंने आपको बताया था कि उपनिवेश के संबंधित जो भी नीति में परिवर्तन होता है, भारत उसका बहुत कम संबंध है, मूल उसका संबंध कहाँ से है, तो ब्रिटेन की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा बदल रही थी, उसी बदलते हुए परिवेश में भारत उपनिवेश की नीति में बदलाव आवश्यक समझा जाता था। तो तीसरा पॉइंट यह है कि चूंकि ब्रिटेन में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कुछ सीमित वर्गों के साथ में था, जिन वर्गों के हाथ में भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो ब्रिटेन में काफी धनवान हो चुके थे, और जाहिर सी बात है कि जब उसको लोग देखते होंगे तो लोगों को लगता होगा कि हमें भी ये मिलना चाहिए, इसलिए ब्रिटिश संसद में एक लॉबी उस समय क्रिएट हो जाता है, और वो लॉबी ब्रिटिश पार्लियामेंट पर यह दबाव बनाता है, और उसमें वो सफल भी होता है कि भारत का जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया जाना चाहिए। तो इसका परिणाम था कि हम वणिकवाद से जो है सो मुक्त व्यापार के चरण में पहुंचे थे, तीसरा। और चौथा क्या था कि इस समय, इससे कुछ समय पहले ही क्या था कि जब ये चर्चा चल ही रहा था, तो इस समय पहले एडम स्मिथ की जो है ना एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी क्लासिकल अर्थशास्त्र पर। तो एडम स्मिथ की जो क्लासिकल अर्थशास्त्र पर पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसमें पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में जो है एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं लैसेज, उस सिद्धांत को कहते हैं लैसेज फेयर का सिद्धांत कहते हैं, लैसेज फेयर का सिद्धांत कहते हैं। और लैसेज फेयर के सिद्धांत का ही अर्थ होता है, या इसका जो हिंदी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति, कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति। तो एडम स्मिथ की जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी क्लासिकल अर्थशास्त्र पर, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संपत्ति, उसमें उन्होंने लैसेज फेयर के सिद्धांत की वकालत की थी, जिसका अर्थ होता है मुक्त व्यापार। अर्थात इसमें यह जोड़ दिया गया था कि वणिकवाद की एक तरीके से इसमें आलोचना की गई थी। वणिकवाद के दौर में जो राज्य नियंत्रित व्यापार पर बल दिया जाता था, वणिकवाद के दौर में जो राज्य नियंत्रित व्यापार पर बल दिया जाता था,
उसकी समाप्ति की वकालत की गई थी और मुक्त व्यापार यानी कि सभी के लिए व्यापार का इक्वल अवसर होना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों का इन्होंने इसमें प्रकाशित किया था। तो समकालीन ब्रिटेन के वातावरण में और न केवल ब्रिटेन बल्कि वर्ल्ड स्तर पर एडम स्मिथ की जो ये पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन थी, इसमें जो लेसेज फेयर का सिद्धांत था, मुक्त व्यापार की नीति, उसका बहुत प्रभाव था। और हम या हमारा भारत जो एक तरीके से वणिकवाद से मुक्त व्यापार की नीति में पहुंचा था, उसके पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ब्रिटेन के एस्पेक्ट से 4 कारण हम लोगों ने देख लिया कि मुक्त व्यापार में पहुंचने का 4 कारण था। एक औद्योगिक क्रांति का परिणाम, दूसरा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, तीसरा जो कुछ जो व्यापार सीमित वर्गों तक था, तो सभी नागरिकों के लिए भारत का दरवाजा खोलने की मांग की जा रही थी वो, और चौथा जो विचारधारा के स्तर पर एडम स्मिथ की जो विचारधारा थी वो प्रभाव बनाए हुए थे। तो इन चारों का परिणाम था कि हम वणिकवाद से मुक्त व्यापार के नीति में प्रवेश कर गए थे। दूसरा इसमें क्या था कि जो भारत की तरफ से पक्ष था कि उपनिवेश के नीति में परिवर्तन होना चाहिए, तो भारत के तरफ से क्या परिस्थितियां थी, जो मैंने कारण में 2 सेक्शन में लिखा था कि भारत के तरफ से मूल परिस्थितियां क्या थी कि प्रथम चरण में जो भारत का शोषण हुआ था, प्रथम चरण में यानी कि वणिकवाद के चरण में, प्रथम चरण में जो शोषण हुआ था भारत का, प्रथम चरण में जो शोषण हुआ था, तो प्रथम चरण में शोषण के कारण क्या हुआ था कि लोगों की क्रय क्षमता कम हो चुकी थी, लोगों की क्रय क्षमता कम हो चुकी थी। और जाहिर सी बात है कि जब तक लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी नहीं, तब तक जो लंकाशायर, मैनचेस्टर, बोस्टन का जो तैयार माल आएगा, वो कौन खरीदेगा यहाँ पे। तो इस फेज में क्या होता है कि उपनिवेश संबंधी नीति में व्यापक परिवर्तन भी लाया जाता है। पहले चरण में आपने देखा था कि जो परंपरागत व्यवस्था थी उसी के तहत शोषण करने पर बल दिया गया था, लेकिन इस चरण में क्या होता है कि भारतीयों के क्रय क्षमता बढ़ाने का कुछ प्रयास किया जाएगा। और भारतीयों के क्रय क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे तो इसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो भारतीयों का कल्याण करना चाहते थे, यहाँ पर गरीबी दूर करना चाहते थे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि उसके पीछे मूल लॉजिक ये था कि जब तक इनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी नहीं, तब तक ये लंकाशायर, मैनचेस्टर, बोस्टन के उद्योगों का सामान कैसे खरीदेंगे। दैट्स वाई इस चरण में क्या किया गया कि उपनिवेश की संबंधी नीति में व्यापक परिवर्तन लाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की पॉलिसी लाई जाती है, शैक्षणिक नीति लाई जाती है, और अन्य क्षेत्रों में भी क्या होता है कि कई सारे परिवर्तन किए जाते हैं। और वास्तव में आप इस चरण में देखेंगे कि वास्तव में भारत इस चरण में आकर ब्रिटेन का पूरी तरीके से एक पोषित उपनिवेश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो टर्म यूज किया है कि क्रय क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया, आप इसको कदापि ये नहीं समझेंगे कि इसका भारत के लोगों से हित था, बल्कि वो अपना बाजार तैयार करना चाहते थे। तो अपना बाजार तैयार करने के लिए यहाँ के लोगों के क्रय क्षमता बढ़ाने का कुछ प्रयास किया जाएगा, और साथ ही कुछ उपनिवेश संबंधी नीति में व्यापक परिवर्तन लाया जाएगा। तो ये कारण था कॉन्सेप्चुअली, इतना कारण कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है कि आपने कई जगह पर इस तरीके के लेक्चर को सुना होगा। एक बार आप कंपैरिजन कर लेंगे, या आप ऑफलाइन क्लास भी किए होंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा कि क्या आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट मिला था या नहीं। तो इस तरीके से पॉलिसी के कारण जो है सो हम लोग कहाँ पहुंचे, वणिकवाद से मुक्त व्यापार की नीति में पहुंचे। और अब वणिकवाद से मुक्त व्यापार की नीति में जब पहुंचेंगे तो ब्रिटेन की जो आंतरिक डिमांड थी उसी को ध्यान में रखकर इस चरण में काम किया जाएगा। तो मुक्त व्यापार के नीति के तहत, मुक्त व्यापार की नीति जब उठाई जाती है, तो मुक्त व्यापार के तहत तहत किए गए प्रयास, यानी अब इसके तहत क्या किया जाता है, किए गए प्रयास, ये ध्यान में रखने का है। क्या प्रयास किया जाता है, किस तरीके से, वो आप ध्यान में रखें। तो इस मुक्त व्यापार की नीति के तहत जो प्रयास किया जाता है, सबसे पहला कि चूंकि ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा माल चाहिए, तैयार माल यहाँ बिकना है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जहाजरानी जो कानून बनाया जाता है, जहाजरानी कानून जो बनाया जाने लगा, जहाजरानी कानून ब्रिटेन के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया। जहाजरानी कानून ब्रिटेन के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया, ब्रिटेन के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया।
ना केवल ब्रिटेन को हित में ध्यान में रखकर बनाया गया कि भारतीय वस्तु जो ब्रिटेन जाता था, तो भारतीय उत्पाद पर जो है, भारतीय उत्पाद पर ब्रिटेन में उच्च सीमा शुल्क लगाया गया। उच्च सीमा शुल्क लगाया गया। ब्रिटेन में उच्च सीमा शुल्क, जिसको आप कस्टम शुल्क कहते हैं, कि जो भारत से इस क्योंकि भारत का उस समय का भी जो सूती वस्त्र था, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उस समय का 18वीं 19वीं शताब्दी का भारतीय सूती वस्त्र था, ब्रिटेन का उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि तब भी यहाँ के वस्तुओं की मांग ब्रिटेन में होती ही थी, तो अब उसको रोकेंगे कैसे? तो उसको रोकने के लिए क्या किया कि भारतीय वस्तुओं के ब्रिटेन में प्रवेश पर उच्च सीमा शुल्क लगाया। ये तो भारतीय वस्तु पर किया। न केवल भारतीय वस्तुओं के प्रवेश पर उच्च सीमा शुल्क लगाया, बल्कि भारतीय सामान प्रयोग करने पर, भारतीय सूती वस्त्र, खासकर भारतीय वस्त्र प्रयोग करने पर ब्रिटिश नागरिकों को दंडित करने का भी प्रावधान, भारतीय वस्त्र प्रयोग करने पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया कि यदि आप भारतीय वस्त्र प्रयोग करते हैं तो आपको आर्थिक दंड दिया जाएगा। ये ब्रिटिश नागरिकों के लिए, और एक व्यक्ति को वहां पर दंडित किया भी गया था, तो आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। और ये जो नेविगेशन कानून सब बनाया गया था, जहाजरानी कानून जो बनाया गया था, तो इसके तहत क्या होता है कि भारत के लिए, अब आप देखिए कि ब्रिटेन का इसके उच्च सीमा शुल्क लगेगा, तो भारतीय उत्पाद के लिए इसके तहत क्या किया कि जो विश्व बाजार था वो बंद कर देता है। विश्व बाजार क्या हो गया, इस नीति के, नेविगेशन नीति के कारण विश्व बाजार बंद हो गया। भारतीय उत्पाद के लिए विश्व बाजार बंद हो गया, क्योंकि ऐसी नेविगेशन पॉलिसी बना दी कि भारतीय उत्पाद बाहर के विश्व में जा नहीं सकता है। दूसरा क्या हुआ कि भारतीय उत्पाद को ब्रिटेन में उच्च सीमा शुल्क लगा दिया, तो भारतीय उत्पाद के लिए जो ब्रिटिश बाजार था वो भी बंद है। ब्रिटिश बाजार भी बंद हो गया, ब्रिटिश बाजार बंद हो गया। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश बाजार बंद हो जाएगा। अब जब सामान का बाजार ही नहीं रहेगा, तो बाजार नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी मांग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मांग धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जब मांग कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, उत्पादन बंद हो जाएगा। और जब उत्पादन बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात क्या होगा कि इसका सीधा प्रभाव जाएगा उद्योग पर, उद्योग का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और उद्योग का पतन होगा तो ये क्या बढ़ाएगा, केवल ना बेरोजगारी बढ़ाएगी, इसका इस पतन का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इस पतन का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर। और ये जो इस तरह का प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जो भारत में उद्योगों का पतन होता है, इसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग कहते हैं ब्रिटिश भारत में विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, विऔद्योगीकरण। यानी कि इस चरण में आकर क्या होता है कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण जो भारत के परंपरागत शिल्प, हस्तशिल्प उद्योग थे, वो पतन की अवस्था की ओर चले जाते हैं, पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, धीरे धीरे उनका पतन हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या किया गया कि भारतीय वस्तुओं पर प्रहार किया गया। और इस चरण में पूरी तरीके से भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश बन जाता है, एक पोषित उपनिवेश, जो हमेशा से ब्रिटेन के हित के लिए ही काम किया जाता था, काम करता था। तो ये तो क्या इस फ्रंट पर, और क्या इस मुक्त व्यापार की नीति में करते हैं। तो अब जो है इस मुक्त व्यापार की नीति तक से क्या हुआ था कि जो भारतीय दरवाजा था, जो भारतीय व्यापार का दरवाजा था, सभी नागरिक, ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया कि सभी लोग कर सकते हैं। दूसरा, भारत से कच्चे माल के निर्यात पर जोर दिया गया, भारत से कच्चे माल के निर्यात पर जोर, भारत से कच्चे माल के निर्यात पर जोर दिया गया, अधिक से अधिक कच्चा माल। और जाहिर सी बात है कि यहाँ से कच्चे माल के निर्यात पर जोर दिया गया, तो वहां से आयात आयात में तैयार माल होता था, आयात में क्या होगा, तैयार माल होता था। और एक तरीके से भारत को ब्रिटिश सामानों का बाजार बना दिया, भारत क्या बन गया, भारत इस चरण में ब्रिटिश सामान का बाजार बन गया, ब्रिटिश
सामानों का उपभोक्ता बाजार, ब्रिटिश सामानों का उपभोक्ता बाजार बन गया, ब्रिटिश सामानों का उपभोक्ता बाजार बन गया। तो दूसरा स्टेप ये कि सभी जो ब्रिटिश के नागरिक हैं उनके लिए भारतीय व्यापार का दरवाजा खोल दिया गया। भारत से कच्चे माल के निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दिया गया। आयात में तैयार माल होता था और इस तरीके से भारत इस चरण में फुल्ली ब्रिटिश उपनिवेश में कन्वर्ट और भारत ब्रिटिश उपभोक्ता सामानों का बाजार। तो दूसरे फ्रंट पर ये क्या, पहले फ्रंट पर आपने देखा, इससे पहले हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से भारतीय व्यापार को नष्ट नाबूद किया जाता है, किस तरीके से विश्व के अन्य देशों का, अन्य देश भारत के लिए बंद कर दिया जाता है, किस तरीके से ब्रिटेन के जो बाजार है वो भारतीय उत्पादों के लिए बंद किया जाता है और फिर कैसे यहाँ पर सुविधा दी जाती है। इसके अलावा इस चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाता है, जो ब्रिटेन के उद्योगों की जरूरत थी और वहां के लोगों की जरूरत थी, तो सबसे पहले चरण में क्या किया जाता है कि इसी चरण में कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाता है। कृषि का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप किया जाता है। और कृषि के वाणिज्यीकरण के अंतर्गत क्या है कि भारत के विभिन्न भागों में इस चरण में क्या है, नकदी फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, नकदी फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन। और न केवल नकदी फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया बल्कि ऐसे खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया गया, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन। तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन क्यों दिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि हम किस कारण से उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में पहुंचे थे, तो उसमें ब्रिटेन की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो खाद्यान्न की आवश्यकता थी वो भी। तो यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों में खाद्यान्न फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ से जो खाद्यान्न उत्पादन होता है वो ब्रिटेन निर्यात किया जाने लगा, ब्रिटेन निर्यात, खाद्यान्न फसल यहाँ से ब्रिटेन निर्यात, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या को जरूरत है। और जो नकदी फसल यहाँ पर, जैसे इस नकदी फसल के अंतर्गत क्या था, तो कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, गन्ना के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और इसी तरीके से जो ब्रिटिश उद्योग के लिए जरूरत थी उस तरीके के फसल को बढ़ावा दिया। इस कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीय किसानों का हित नहीं था। एक अलग टॉपिक हमने लिखा भी है कल के कृषि के वाणिज्यीकरण को अलग से पढ़ेंगे, तो आप अलग से एक डेढ़ घंटे का वो सेशन होगा कॉमर्शलाइजेशन में क्या क्या था, क्या हुआ ये। लेकिन अभी इस चरण में आपको ये देख लेना है कि ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए और अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन दिया और उसके तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के जलवायु के अनुकूल खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटेन के उद्योगों के लिए जिस प्रकार के कच्चे माल की जरूरत थी उस प्रकार के उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, जैसे कपास था, गन्ना था, इस तरीके की चीजों का। तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। दूसरा इस चरण में क्या किया गया कि इसमें कुछ कृषि के सुधार के भी उपाय किए गए, कृषि सुधार पर कुछ खर्च किया गया, कृषि सुधार पर खर्च। और कृषि सुधार पर जो खर्च किया गया इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो जैसे मैंने पहले कि इसका कतई उद्देश्य यह नहीं था कि किसानों का इससे हित हो, किसानों का हित नहीं था। जैसे पहले बताया कि कृषि का वाणिज्यीकरण करना भी किसानों के हित के लिए नहीं था बल्कि ब्रिटेन के हित में था। ठीक उसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में जो भी कुछ सिंचाई के लिए या जो भी कुछ व्यवस्था किया गया उसके पीछे मूल लॉजिक ये था, इनका सोच कि यहाँ के लोगों का, हमें किसानों का हित नहीं करना है बल्कि इसके माध्यम से क्या करना है, हमें यहाँ के लोगों की क्रय क्षमता बढ़ानी है। और जब यहाँ के लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, तो जब ये क्रय क्षमता बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, ब्रिटिश वस्तु का उपभोक्ता बाजार बढ़ेगा, वस्तु का ब्रिटिश वस्तु का उपभोक्ता बाजार बढ़ेगा, उपभोक्ता बाजार बढ़ेगा। ये इसके पीछे इनका सोच था, क्योंकि यहाँ तो उद्योग जो भी था वो किंकरी की अवस्था में पहुंच चुके थे, ब्रिटिश जहाजरानी, बीमा पॉलिसी और अन्य जो ट्रेड बैरियर था उस सब के कारण। तो अब यहाँ के लोगों को यदि कोई वस्तु की जरूरत होगी तो वो खरीदेगा ब्रिटेन का सामान, लेकिन वो खरीदेगा कैसे, उसके पास तो कुछ परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ काम करना शुरू किया ताकि यहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाया जाए और उसकी बढ़ेगी
तो वो ब्रिटेन के जो लंकाशायर, मैनचेस्टर, बोस्टन, हेडिंग्ले के जो उद्योग हैं उन सभी की वस्तुएं खरीदेंगे तो भारत में ब्रिटिश वस्तु का उपभोक्ता बाजार बढ़ेगा। इसलिए किया गया था, भारत का हित नहीं था, ये ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा हो गया। तीसरा इस चरण में क्या किया गया कि ट्रेड बैलेंस को अपने पक्ष में भी करने का प्रयास किया गया। और ट्रेड बैलेंस को जो अपने पक्ष में प्रयास करने का प्रयास किया गया, तो व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास, अपने पक्ष में करने का प्रयास। तो व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस समय क्या हुआ, एक त्रिकोणात्मक व्यापार पर जोर दिया गया, एक त्रिकोणात्मक ट्रायंगल व्यापार पर जोर दिया गया। और इस त्रिकोणात्मक व्यापार में 3 बंदरगाह शामिल थे और उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेड बैलेंस को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया। इसमें एक बंदरगाह था लंदन, दूसरा बंदरगाह था कैंटन जो चीन का हो जाएगा, लंदन था ब्रिटेन का, कैंटन बंदरगाह चीन का, और तीसरा हो जाएगा भारत का जो उस समय कोलकाता बंदरगाह था, ये ट्रेड संतुलन के रूप में। तो इसमें होता क्या था कि कोलकाता बंदरगाह से चीन को क्या करते थे, ये अफीम का निर्यात करते थे, जबकि वहां पर अफीम बैन था, अफीम का निर्यात करते थे। भारत में अफीम के उत्पादन को इसीलिए बढ़ावा दिया गया था कि यहाँ से अफीम निर्यात करना है। और कोलकाता से अफीम और ब्रिटेन से भी जो होता था कि यहाँ से भी ये चाय और अन्य पदार्थ ले जाते थे, चाय एवं अन्य पदार्थ ले जाते थे। और भारत से भी क्या होता था कि ये कच्चे माल यहाँ से ले जाते थे, जिसमें चाय होता था, अन्य जो होता था कच्चे माल ले जाते थे। तो इस त्रिकोणात्मक व्यापार में क्या था कि दोनों तरफ से आप ये देखिए कि भारत में अफीम का उत्पादन करते थे और वो अफीम निर्यात कर देते थे चीन को, और बदले में चीन से चाय, चीनी ये ले जाते थे। भारत से भी कोलकाता बंदरगाह से जो कच्चे माल होते थे ये ले जाते थे। तो इस तरीके से इस चरण में क्या किया गया कि ट्रेड बैलेंस को अपने पक्ष में भी इन्होंने करने का प्रयास किया। और जब चूंकि चीन में अफीम के आयात पर प्रतिबंध था, तो जब वहां पर इस पर विरोध होने लगा, तो वहां पर अपने व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए, भुगतान से इसको अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा चीन के साथ अफीम युद्ध भी लड़ा जाता है। चीन और ब्रिटिश सरकार के बीच आप पढ़ते होंगे अफीम युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि ये अफीम वहां निर्यात होता था तो उसके बदले में उनको बेनिफिशियरी चीजें मिलती थी। तो व्यापार संतुलन पर प्रयास किया गया। और फिर इस चरण में क्या हुआ कि शिक्षा नीति की शुरुआत की गई, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षा नीति में परिवर्तन। पहले जो परंपरागत तकनीक की थी, तो शिक्षा नीति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। और शिक्षा नीति जो ब्रिटिश शिक्षा पॉलिसी की शुरुआत की गई, तो अभी केवल आप एक लाइन समझ लीजिए, वैसे शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य था, क्या क्या होता है, वो तो अलग से हम एक लेक्चर, 2 लेक्चर इस पर आएंगे ही लेके। लेकिन अभी जिस सेक्शन के साथ ये चर्चा कर रहे हैं उसमें आप ये समझ लीजिए कि इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य ये था कि भारत में ऐसे ब्रिटिश नागरिक को तैयार करना जो ब्रिटिश उपभोक्ता बाजार विकसित करे। भारत में इसका मूल उद्देश्य यही था कि भारत में ऐसे पढ़े लिखे नागरिक को बनाना, ब्रिटिश नागरिक तैयार करना, भारत में ऐसे ब्रिटिश सोच वाले, ये कहेंगे कि भारत में ऐसे ब्रिटिश सोच वाले नागरिक तैयार करना, ब्रिटिश सोच वाले नागरिक तैयार करना। तो भारत में क्या करे, तो ब्रिटिश सामान का बाजार, ब्रिटिश उपभोक्ता सामान का बाजार विकसित करे, ब्रिटिश उपभोक्ता सामान का बाजार विकसित करे, ये बातें थी। तो अब क्लियर है कि इस चरण में क्या क्या हुआ था। कि सबसे पहले आपने देखा, एक बार मैं समराइज कर देता हूं कि पहला पॉइंट कि इस चरण में, यानी कि जो हम लोग वणिकवाद के फेज से मुक्त व्यापार के चरण में पहुंचे थे, तो उसके पीछे कारण क्या था, 2 भागों में बांट कर देखा कि ब्रिटेन की क्या परिस्थितियां थी, उसके लिए उत्तरदायी भारत में क्या, भारत का जो था वो तो कुछ खास नहीं, फुल ब्रिटेन का। और हमेशा से मैं ये बताते आ रहा हूँ कि जब भी उपनिवेश के संबंध में कोई नीति में परिवर्तन होता था, तो सबसे पहले ब्रिटेन की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां होती थी वो उत्तरदायी होता था, कुछ विश्व की घटनाएं भी और कुछ भारतीय घटनाएं भी।
तो वो देखा। दूसरा आपने देखा कि इस चरण में पहले सबसे क्या किया गया कि कई हथकंडे अपनाकर भारत के व्यापार को बंद करने का प्रयास किया गया। तो नेविगेशन एक्ट ऐसे बनाए गए जिससे कि विश्व बाजार भारत के हाथ से निकल जाए। ब्रिटेन में भारतीय सामानों के प्रवेश पर हाई शुल्क लगा दिया। फिर जो ब्रिटिश नागरिक, उसके बावजूद भी चूंकि उनके पास विकल्प तो था नहीं भारतीय उत्पाद का, तो उसके बावजूद भी उसने क्या किया कि जो ब्रिटिश नागरिक भारतीय सूती वस्त्र यूज करते थे उनके ऊपर दंड का प्रावधान किया गया और इस तरीके से भारतीय उद्योग को किंकरी की अवस्था में पहुंचा दिया गया। दूसरे फ्रंट पर क्या किया कि ब्रिटेन का जो प्रत्येक नागरिक है वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए उनको अनुमति दे दी। पहला, भारत से अधिक कच्चे माल निर्यात करने पर जोर दिया और फिर वहां से तैयार माल आयात करने पर यहाँ पर फोकस किया गया। दूसरा विंग। तीसरा बनाया कि और इसमें क्या क्या करते हैं, तो आपको दिखाया कि कृषि का वाणिज्यीकरण करते हैं। उस वाणिज्यीकरण के पीछे क्या लॉजिक था वो आपको बता दिया। दूसरा उसमें बताया कि कुछ कृषि का सुधार भी करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक था वो बता दिया। फिर इस चरण में ट्रेड बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है अपने फेवर में, उसके लिए अफीम युद्ध लड़ते हैं और कैसे ट्रेड बैलेंस होता था वो आप देख लीजिए। शिक्षा नीति में जोर दिया गया और शिक्षा नीति जो लाई गई वो कई पर्पस थे, इसके कई सारे चीजें। बट अभी जिस टॉपिक में है हम लोग उपनिवेशवाद के चरण में, उसके हिसाब से कि भारत में पढ़े लिखे ब्रिटिशर से सोच वाले नागरिक बनाना जो भारत में ब्रिटेन के उपभोक्ता सामानों का बाजार तैयार करेगा। इस प्रकार इस चरण में भारत क्या होगा कि फुली ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में कन्वर्ट हो गया और भारत के जितने भी हस्तशिल्प उद्योग थे, जो भी उद्योग थे, वो सभी किंकरी की अवस्था में पहुंच गए और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खस्ताहाल जर्जर होती गई। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से जब आप ये शोषण करेंगे तो भारतीय जनमानस में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया तो होगा। वो प्रतिक्रिया हम लोग देखेंगे कि कहीं पर आदिवासी विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होगा, वह प्रतिक्रिया कहीं पर नागरिक विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होगा, वह प्रक्रिया कहीं पर किसान आंदोलन के रूप में प्रस्फुटित होगा, वह प्रक्रिया कहीं पर 1800 पूरे देश में 1857 के विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित होगा। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो उपनिवेशवाद का तीसरा चरण है हम लोग उसमें चलते हैं। तो उपनिवेशवाद का तीसरा चरण, थर्ड फेज, उपनिवेशवाद का तीसरा चरण। तो ये जो उपनिवेशवाद का तीसरा चरण है ये कब से कब तक है, तो 1860 से लेके जो 1947 तक का समय है वो तीसरा चरण है। और इस चरण में क्या है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहते हैं। वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का वित्तीय पूंजीवाद का चरण है ये, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। और इस चरण में जो हम लोग प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि आखिर इसके पहले इसके पीछे कारण क्या था। तो ठीक इसके कारणों को दो सेक्शन में बांट कर देखेंगे कि एक इसके लिए ब्रिटेन की आंतरिक दशा कैसी थी, कैसे वो प्रेरित करता, ब्रिटेन की आंतरिक दशा कैसी थी। और दूसरा देखेंगे कि भारत की क्या परिस्थितियां थी, भारत की परिस्थितियां कि उपनिवेशवाद जो है सो अपने तीसरे चरण में प्रवेश करता है मुक्त व्यापार की नीति से वित्तीय पूंजीवाद में। फिर इस चरण की जो विशेषता है वो क्या है वो हम लोग देखेंगे, इस चरण की विशेषता। और विशेषता के बाद फिर फाइनल हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो इस चरण से हम लोग मुक्त व्यापार के नीति से जो वित्तीय पूंजीवाद के चरण में प्रवेश करते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम ब्रिटेन की जो आंतरिक दशा थी वो उत्तरदायी थी। तो ब्रिटेन की जो आंतरिक दशा थी वो कैसे उत्तरदायी थी वो आपको देखना है, ब्रिटेन की आंतरिक दशा कैसे उत्तरदायी थी। इसके लिए सबसे पहला कारण ये था कि जो प्रथम चरण का सबसे पहला कारण था कि जो प्रथम चरण था उपनिवेशवाद का भारत में, प्रथम चरण, और जो द्वितीय चरण था भारत में उपनिवेशवाद का, इस प्रथम चरण और द्वितीय चरण में भारत का जो शोषण किया था, भारत का जो शोषण किया था, भारत का जो शोषण किया था, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, पूंजीगत संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन, तो इस शोषण किया था। इस शोषण के कारण क्या था कि ब्रिटेन में पूंजी का अतिशय संचय हो चुका था, पूंजी का अतिशय संचय हो चुका था।
पूंजी का अतिशय जमा हो चुका था, पूंजी अतिशय जमा हो चुका। अब ब्रिटिश नागरिकों के लिए, वहां के उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ये जो पूंजी जमा है, इसका वो निवेश कहाँ करे, किस जगह पर निवेश करे, निवेश कहाँ करे, ये वहां के नागरिकों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। और उद्योगपति जो पूंजी का निवेश करते हैं या विनियोग करते हैं, तो जाहिर सी बात वो अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो निवेश की संभावना कहाँ थी, इसकी दो संभावनाएं बन सकती है। निवेश तो ये अपने देश में भी कर सकते थे, ज्यादा परिस्थितियां अच्छी होती है ब्रिटेन में भी कर सकते थे, लेकिन निवेश इन्होंने भारत में करना उचित समझा, निवेश भारत में। तो इसके पीछे क्या कारण था, ये आपको समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो भारत का शोषण किया था, उसके कारण ब्रिटेन में अतिशय पूंजी का संचय हो चुका था। अब उस पूंजी के निवेश की समस्या थी, और इस पूंजी के निवेश का ब्रिटेन भी हो सकता था, लेकिन ब्रिटेन में क्या था कि वहां पर निवेश की गुंजाइश कम थी, ब्रिटेन में निवेश की गुंजाइश कम थी, ठीक ना। और ब्रिटेन में जो निवेश की गुंजाइश कम थी, क्यों कम थी, ये भी आप प्रश्न उठा सकते हैं। तो ब्रिटेन में निवेश की गुंजाइश कम थी क्योंकि यहाँ पर श्रम आंदोलन हो रहा था। इस समय यहाँ पर श्रम आंदोलन हो रहा था, चार्टिस्ट मूवमेंट, सब श्रम आंदोलन चल रहा था एक। और दूसरा क्या था कि श्रम की बार्गेनिंग कैपेसिटी यहाँ पर काफी बढ़ गई थी। श्रम की बार्गेनिंग, जिसको आप सौदेबाजी की शक्ति कहते हैं, बार्गेनिंग या सौदेबाजी की शक्ति काफी बढ़ गई थी, सौदेबाजी क्षमता शक्ति काफी बढ़ गई थी। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए यदि ब्रिटेन में ये लोग अपने पूंजी का निवेश करते, तो फिर यहाँ पर इनको लाभ कम मिलता, यहाँ पर लाभ कम मिलता। जबकि उद्योगपति का तो मूल उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। यदि वो मुनाफा ही कम कमाएंगे, लाभ कम मिलेगा पूंजी निवेश पर, तो वो क्यों करेंगे निवेश। तो भारत इसके लिए बेहतर विकल्प था। अब भारत में ने बेहतर विकल्प क्या था कि सबसे पहला क्या था कि यहाँ पर क्या था कि श्रम सस्ता था। पहला चीजें क्या थी भारत में कि यहाँ पर श्रम सस्ता था, श्रम सस्ता था। ना केवल श्रम सस्ता था बल्कि श्रम आंदोलन जैसी कोई चीजें भी नहीं थी। अभी तक भारत में श्रम आंदोलन जैसी कोई, श्रम की सौदेबाजी शक्ति, श्रम आंदोलन जैसी समस्या नहीं, जैसी समस्या नहीं। ये दो समस्या तो नहीं थी। साथ ही क्या था कि पूंजी के निवेश पर जो था, पूंजी के निवेश पर, तो जो ब्रिटिश यहाँ पर पूंजी निवेश करते, उस पर उनको पूंजी निवेश पर उनको लाभांश मिलना भी तय था, पूंजी निवेश पर लाभांश मिलना तय था। तो यही कारण है, सबसे बड़ा कारण, सबसे प्रमुख कारण, ये कॉन्सेप्ट दे दिया है, इतना लॉजिकल कॉन्सेप्ट और इतना एक्यूरेट कॉन्सेप्ट कि खोज कर भी नहीं मिलेगा। और यदि आपने ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा भी होगा तो एक बार फिर मैं बोलूंगा नोट्स चेक कर लेना है। तो अब ऐसे में भारत इनके लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र था कि इनके पास जो पूंजी है, जो संसाधन है, पूंजी है, उसको भारत में निवेश करे, क्योंकि श्रम सस्ता है, श्रम आंदोलन जैसी चीजें नहीं है। पूंजी जो यहाँ पर निवेश करेंगे उन पर उनको एक उचित लाभांश मिलना है। कुल मिलाकर वहां पर, यहाँ पर पूंजी निवेश करने से क्या होता है, ब्रिटिश उद्योगपतियों को यहाँ पर पूंजी निवेश करने से लाभ अधिक होने की संभावना थी और हुआ भी। तो इसके कारण उपनिवेशवाद जो है कहाँ पहुंचा, उपनिवेशवाद पहुंचा वित्तीय मुक्त व्यापार की नीति से वित्तीय पूंजीवाद की दौर में उपनिवेशवाद पहुंच गया। और ब्रिटेन में जो ये पूंजी का अतिशय संचय हुआ था, इस पूंजी के अतिशय संचय में औद्योगिक क्रांति का भी योगदान था। और औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई थी, तो वो भी उपनिवेशों का शोषण करके ही हुआ था संपन्न। तो इस औद्योगिक क्रांति के कारण भी पूंजी का अतिशय संचय था। और इस समय क्या था कि अब लगभग संपूर्ण, चूंकि इस समय तक आते आते विश्व के कई देश उपनिवेशवाद के विस्तार में होड़ में आ चुके थे, और अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ, लैटिन अमेरिका, सभी जगह उपनिवेशों का बंटवारा हो चुका था। अब उपनिवेश प्राप्त करने की संभावना नहीं थी। जो आपका उपनिवेश है उसी को बेहतर तरीके से आप दोहन कर सकते हैं, और वैसा ही ब्रिटेन ने किया। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ब्रिटेन की परिस्थितियां ये थी कि आप पहुंचे मुक्त व्यापार से वित्तीय पूंजीवाद के दौर में। और इससे भी जो सबसे बड़ा कारण था भारत में, वो बड़ा कारण क्या था कि जैसे सब कुछ होता, मुक्त व्यापार की नीति चलते भी रहता, लेकिन भारत की परिस्थितियां जिसने उपनिवेशवाद को
मुक्त व्यापार से वित्तीय पूंजीवाद के दौर में प्रवेश कराया, वह था 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। क्योंकि 1757 से लेके उपनिवेशवाद के दो चरण में, उपनिवेशवाद के दो चरण में, यानी कि जो उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वणिकवाद का चरण था, वणिकवाद का चरण, वणिकवाद का चरण, और दूसरा जो अभी आपको बताया मुक्त व्यापार का चरण। तो इस वणिकवाद के चरण और मुक्त व्यापार के चरण में भारत का ये लोग इतना राजनीतिक शोषण कर चुके थे, भारत का इतना आर्थिक शोषण कर चुके थे, भारत का इतना सामाजिक शोषण कर चुके थे, भारत का इतना सांस्कृतिक शोषण कर चुके थे, इतना लोगों को सता उत्पीड़ित कर चुके थे कि इस समय तक आते आते भारतीय समाज के हर एक वर्ग में, भारतीय समाज के चाहे वो राजा महाराजा ही क्यों न हो, भारतीय समाज के हर एक वर्ग में असंतोष व्याप्त था। भारतीय समाज के हर एक वर्ग में, हर एक वर्ग में असंतोष व्याप्त था। और ये असंतोष अचानक आया था ऐसा भी नहीं था, असंतोष व्याप्त था, ये असंतोष व्याप्त था। और ये असंतोष अचानक भी नहीं आया था, क्योंकि इससे पहले ही जिस जैसे औपनिवेशिक नीति में भारत की शोषण की शुरुआत होती है, वणिकवाद से ही जैसे शोषण की शुरुआत होती है, तो छिटपुट अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। और वो प्रतिक्रिया करने शुरू करते हैं कौन? तो जनजातियों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। दूसरा आप देखते होंगे कि जो नागरिक विद्रोह, सन्यासी विद्रोह सबकी प्रतिक्रिया का रूप आने लगता है। तीसरा छोटे छोटे किसानों के विद्रोह की प्रतिक्रिया शुरू होनी जाती है। तो ये पहले भी होते थे। इन सब की एक चरम परिणति जो थी परंपरागत ढांचे में 1857 का विद्रोह था। और भारतीय समाज के हर एक जनमानस में असंतोष व्याप्त था। उसी की ये क्या थी? इसी असंतोष, जो ब्रिटिश शोषणकारी नीति थी, उस शोषणकारी नीति के खिलाफ जो असंतोष था, उसी असंतोष का परिणाम था 1857 का विद्रोह। उसी असंतोष का परिणाम था 1857 का रिवोल्ट, विद्रोह। अब जाहिर सी बात है कि जब ये विद्रोह हुआ, शोषण के विरुद्ध हुआ था, तो जो उपनिवेश के संबंध में नीति निर्माण करने वाले ब्रिटिशर्स थे, तो नीति निर्माताओं को यह लग गया, इस नीति जो उपनिवेश के संबंध में नीति का निर्माण करते थे, तो नीति निर्माताओं को लग गया कि अब परंपरागत तरीके से भारत का शोषण संभव नहीं है। अब परंपरागत तरीके से भारत का शोषण संभव नहीं है। तो जब परंपरागत तरीके से भारत का शोषण नहीं है, तो उन्होंने एक नवीन नीति की शुरुआत की कि भारत में पूंजी का निवेश करो और उसके आधार पर भारत का शोषण करो। तो हम इसी कारण से भारत की ये जो आंतरिक दशा थी, वो हमें ले गया, भारत को ले गया बेसिकली कहाँ से? तो मुक्त व्यापार की नीति से वित्तीय पूंजीवाद के फेज में ले गया। क्लियर है? तो ये जो दो बड़ी घटनाएं थी, ये जो है सो हमें मुक्त व्यापार से कहाँ ले जाता है? एक जो आपको बताया कि वहां पर जो दो चरण में हम लोगों का शोषण किया था, तो जो पूंजी की अतिशय संचय हो गई थी, तो उसके निवेश की समस्याएं थी, कहाँ पर हो सकता था, क्या ये कंडीशन बता दिया। और दूसरा जो औद्योगिक क्रांति के दो चरण संपन्न हो चुके थे इस समय तक, ब्रिटेन के हिसाब से काफी लंबा समय, क्योंकि 1760 और 18 पूरे 100 वर्ष हो चुके थे। उसके कारण भी ब्रिटेन में उद्योगपति सबके पास पूंजी का संचय, और औद्योगिक क्रांति भी तो वहां हुई थी उपनिवेशों का ही शोषण करके, इस सब के कारण पूंजी का संचय। और दूसरा जो भारत में सब कुछ तो ठीक ठाक चलते रहता, लेकिन तब तक क्या हो गया? 1857 का विद्रोह हो गया। और ये जो 1857 का विद्रोह हो गया, तो जो उपनिवेश के संबंध में नीति निर्माण करने वाले ब्रिटेन का थिंक टैंक था, उस थिंक टैंक को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, उस थिंक टैंक को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उपनिवेश का अब शोषण परंपरागत तरीके से नहीं किया जा सकता, हमें एक नवीन कदम बढ़ाने होंगे। और उसी का परिणाम था कि आप मुक्त व्यापार से वित्तीय पूंजीवाद की में प्रवेश कर गए। तो जब आप वित्तीय पूंजीवाद में आप प्रवेश कर गए, तो इस चरण की क्या क्या विशेषता थी और क्या चीजें की गई, वो आपको ध्यान में रखना है। यानी मुक्त व्यापार के चरण की विशेषता क्या थी? तो मुक्त व्यापार के चरण की जो विशेषता थी, इसमें क्या था कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के तत्व निरंतरता को, कुछ तत्व निरंतरता को, जैसे पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था, इसके लेक्चर पहले में, प्रथम चरण
एवं द्वितीय चरण के कुछ तत्व अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं। द्वितीय चरण के कुछ तत्व द्वितीय चरण के कुछ तत्व अपनी निरंतरता बनाए हुए, अपनी निरंतरता बनाए हुए है। कंटिन्यूटी क्या हुए है? बनाए हुए है। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए हुए है। क्या कंटिन्यूटी बनाए हुए है द्वितीय चरण और प्रथम चरण की? तो इस समय आप देखते हैं कि जो द्वितीय चरण में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, तो कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति जो है अभी भी जारी है, कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति। दूसरा जो इनकी जहाजरानी नीति थी, तो जहाजरानी नीति अभी भी उसी प्रकार की है जिस प्रकार के द्वितीय चरण में थी जहाजरानी नीति। इसी प्रकार से जो कच्चे माल निर्यात करने की नीति थी, वो कच्चे माल का निर्यात अभी भी हो रहा है यहाँ से, ऐसा नहीं था कि ये बदल गया। कच्चे माल का निर्यात, और फिर तैयार माल का जो आयात होता था, तो तैयार माल का आयात अभी भी जारी है। ये तो जो दो चरण की विशेषता थी वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। और जो नवीन चीजें अब इसमें जुड़ती गई, वो नवीन चीजें क्या जुड़ती गई? तो भारत में क्या हुआ? भारत में कुछ उद्योग और कुछ क्षेत्रों में भारत में कुछ उद्योग और कुछ क्षेत्रों में पूंजी का निवेश किया गया, कुछ पूंजी का निवेश किया गया। और जो कुछ क्षेत्र और कुछ पूंजी का निवेश किया गया, तो बेसिकली ये क्षेत्र कौन थे जहां पर ब्रिटिश उद्योगपतियों ने पूंजी का निवेश किया? तो यह एक क्षेत्र था सबसे, जो रेलवे का क्षेत्र था। इन्होंने रेलवे में पूंजी निवेश किया, और रेलवे में जो पूंजी निवेश किया था, इस पर तो आपको बताएंगे कि रेलवे का विकास क्यों, ये अगले लेक्चर से हमें बताएंगे एक अलग टॉपिक के रेप में। रेलवे में पूंजी का निवेश किया और उस पर इनको एक निश्चित अनुपात में लाभांश मिलना तय था। अभी भी जो आप छोटी रेल लाइन देखते हैं, ये ब्रिटिश दासता का प्रतीक है, क्योंकि रेल लाइन लगने, जब कहीं पर रेल लाइन लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जब रेल लाइनों का जाल बिछेगा, ये रेल लाइन लगेंगी, तो वहां पर उद्योगीकरण तेजी से होगा। वहां पर क्या होगा? उद्योगीकरण तेजी से होगा। और उद्योगीकरण जो है ना, ये अग्रगामी और पश्चगामी श्रृंखला के तहत होगा। अग्रगामी और पश्चगामी श्रृंखला के तहत, अग्रगामी और पश्चगामी श्रृंखला दोनों के तहत औद्योगिकरण होगा। क्योंकि रेल लगने से क्या होगा? द्रुत परिवहन का साधन विकसित होगा, कच्चे माल तैयार माल एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाने लगेंगे, जो औद्योगिक लागत है इसके कारण कम हो जाएगा, तो उद्योग लगेगा। और दूसरे क्या होगा कि चूंकि रेल के सामान को बनाने के लिए भी तो उद्योग लगेंगे ना, तो रेल पटरी स्लीपर सब कुछ लगेगा, तो दोनों तरीके से औद्योगिकरण। लेकिन भारत में ये रेलवे के निर्माण से भारत में उद्योगीकरण को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि इस रेलवे ने भारत में, आपको बताएंगे कि बल्कि इस रेलवे ने भारत में विऔद्योगीकरण को बढ़ावा दिया। भारत में विऔद्योगीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि जो होना चाहिए उसके ठीक उल्टा भारत में हुआ था, विऔद्योगीकरण को बढ़ावा। क्योंकि जो रेलवे का विकास किया गया था, इसका मूल उद्देश्य था कि बंदरगाह से देश के आंतरिक भाग को जोड़ना, कच्चे माल के क्षेत्र को रेल से जोड़ा गया, तो ताकि जो ब्रिटेन का तैयार माल है वो बंदरगाहों तक आ जाए, और बंदरगाह से फिर देश के अंदरूनी भागों में रेल मार्ग के द्वारा पहुंचा दिया जाए, और देश के कोने कोने से कच्चा माल रेल के द्वारा कलेक्ट करके बंदरगाह तक पहुंचा दिया, और वहां से फिर ब्रिटेन की ओर चल जाए। इसी पर्पज से रेल लाइन का विकास हुआ था। भारत का आधुनिकीकरण या यहाँ पर उद्योगों का विकास हो जाए, क्योंकि परंपरागत प्रक्रिया में तो होना चाहिए, जब भी रेलवे का विकास होगा औद्योगिकरण अग्रगामी पश्चगामी श्रृंखला से होगा। लेकिन भारत में हुआ ठीक इसके विपरीत, यहाँ पर औद्योगिकरण ना होके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की घटनाएं घटित हो गई। तो रेलवे में पूंजी का निवेश किया गया। दूसरा जो बीमा कंपनी थी, तो बीमा कंपनी में पूंजी का निवेश किया गया। बीमा के साथ साथ जो है बैंकिंग कंपनी में, यहाँ पर बैंकिंग कार्यों में, बीमा बैंकिंग कार्यों में पूंजी का निवेश किया गया। और कुछ जो कृषि का वाणिज्यीकरण का क्षेत्र था, तो कृषि वाणिज्यीकरण के क्षेत्र में पूंजी का निवेश किया गया, यानी कि पूंजी का निवेश उस क्षेत्र में किया गया जो ब्रिटेन उद्योगपति और ब्रिटेन के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण था। रेलवे में भारत में क्यों विकास किया गया ये आपको बता दिया। बीमा कंपनी जो है सो इंश्योरेंस प्रदान करती है, भी आप जानते हैं, तो उसमें निवेश किया गया। फिर बैंकिंग में पूंजी निवेश किया गया, कुछ कृषि के वाणिज्यीकरण में, ये सभी चीजें ब्रिटेन को जरूरत थी, उसके लिए निवेश किया गया।
और जाहिर सी बात है कि जब भारत में इस चरण में पूंजी का निवेश किया गया है इन क्षेत्रों में, तो जाहिर सी बात है कि इस पूंजी निवेश को तो निवेश करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसको सुरक्षित रखने का भी प्रयास करेंगे, कि सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए क्या होता है कि इस चरण में, जो तृतीय चरण है, इस चरण में क्या होता है कि उपनिवेश पर अपनी शिकंजा और कसता है ब्रिटेन, भारत पर अपनी शिकंजा और कसता है। और ये जो शिकंजा कसता है, ये आपको उस समय के जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय होते थे, तो उस समय के वायसराय के स्टेटमेंट, उनके दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इनके द्वारा उपनिवेश के प्रति जो अपनाई गई सिद्धांत है, जो नीतियां हैं, उसके संदर्भ में देख सकते हैं। क्योंकि पूंजी का निवेश किया है तो इसको वैसे ही छोड़ा नहीं जा सकता था। इस पर ब्रिटिश उपनिवेशिक शिकंजा को और मजबूत किया जाता है। जैसे लॉर्ड एल्गिन का कहना है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही रखा जाएगा, क्योंकि इतना पूंजी निवेश किया था तो पकड़ मजबूत बनाने जरूरी थी। उसी तरीके से देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद जो है सो व्हाइट मैन बर्डन का सिद्धांत लाया गया, श्वेत जातियों के अधिकार का। भारतीयों को पिछड़ा, अर्धमानव, गोरिल्ला बताया गया। ब्रिटेन को जो है सो सभ्य बताया गया। और उसके माध्यम से यह बताया गया कि भारत पर जो ब्रिटेन का शासन है वो जो है एक दैवीय कृपा है। सभ्य लोगों को सभ्य करने के लिए ब्रिटेन वहां पर गया। इस तरीके के आइडियोलॉजी प्रिंसिपल सब लाए गए इस चरण में, ताकि उपनिवेश के शोषण की नीति को सही ठहराया जाए और उपनिवेश पर अपने शिकंजा को मजबूती तरीके से कस दिया जाए। तो इस तरीके से इस चरण में जो होता है ना, भारत का एक तरीके से कहेंगे कि द्रुत गति से, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इस चरण में भारत का द्रुत गति से शोषण होना शुरू होता है, क्योंकि निवेश की गई पूंजी पर भी भारत से पैसा जाना शुरू हो गया, तो द्रुत गति से शोषण। और जब 1869 में स्वेज नहर चालू हो गया, 1869 में जब स्वेज नहर चालू हो गया, इस स्वेज नहर के बन जाने के कारण भी इस तृतीय चरण में, जो वित्तीय पूंजीवाद का चरण है, इस चरण में भारत का दोहन बहुत ही तेजी से होने लगा, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच की दूरी इस स्वेज नहर के बन जाने से लगभग 7000 किलोमीटर की कम हो गई। स्वेज नहर मार्ग के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन की दूरी 7000 किलोमीटर की कम हो गई। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो यहाँ से कच्चा माल जाएगा भी जल्दी, वहां से तैयार माल आएगा भी जल्दी। और पूरी की पूरी जो है सो भारत जो है एक तरीके से ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश बाजार, ब्रिटिश जनता के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाला कन्वर्ट हो गया। और पूरी 1947 तक यह दोहन की प्रक्रिया जो है चलती रही, जब तक कि हम आजाद नहीं हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। और जो पहला चरण इसके पहले लेक्चर में है, जो भी इस का पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाके पहले चरण को देख लेंगे, फिर आपको दूसरे तीसरे चरण की चीजें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुलाइज है ये, और इसको अब आप जितना भी मॉडर्न इंडिया में सुनेंगे, सब कॉन्सेप्टों से भरा पड़ा हुआ टॉपिक सब है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो आपने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीनों चरण को पढ़ लिया है, समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लगेगा ही। तो कितनी कॉन्सेप्ट मैंने दी है, तो आप इस वीडियो को, और आपका फर्ज बनता है कि पहले देखिए, जो मैंने स्वेज नहर वाला बताया है, तो पहले जो ब्रिटेन का जहाज आता था वो पूरी अफ्रीका को घूम कर आता था। जब तक स्वेज मार्ग नहीं खुला था, पूरी अफ्रीका को घूम कर ये आता था, इस तरीके से यहाँ पर आता था। लेकिन जब स्वेज नहर यहाँ पर खुल गया तो इतना दूर आने की जरूरत नहीं, ब्रिटिश जहाज यहाँ पर जिब्राल्टर से भूमध्य सागर में प्रवेश करते थे और स्वेज नहर के माध्यम से सीधे यहाँ से होते हुए ये मुंबई बंदरगाह पर पहुंच जाते थे। आप देख लीजिए, इस बन जाने से क्या हुआ कि ये जो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये कम हो गया। और इस मार्ग के बन जाने से जो 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया, ये स्वेज नहर हो जाएगा यहाँ पे, के कारण भारत का तृतीय चरण में शोषण काफी अधिक तेजी से होने लगा था, द्रुत गति से होने लगा था। तो आपका अब कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं औपनिवेशिक नीति से ही संबंधित क्लास लेके आऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप मेरे रेफरल कोड प्रयोग कीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। मेरा रेफरल कोड शंकर YT है, तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे। और तब आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जिसमें इसी तरीके से दमदार कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लाऊंगा।
तो तब तक सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।